नमस्कार दोस्तों, आरंभ स्कूल ऑफ कंपटीशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले बीपीएससी मेंस का जीएस पेपर 1 का आर्ट एंड कल्चर का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पाल आर्ट के बारे में। पाल आर्ट का जो कई एरिया है, हम सिर्फ आज उसका स्थापत्य देखेंगे। कल का वीडियो जो होगा पाल का, उसमें और भी जो शेष चीज़ें बची रहेगी उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो बात करने वाले हैं, आप समझिए पहले कि परिचय कैसे देना है। परिचय ये देना है, देखिए किसी कला को आपको समझना है तो उस जगह के समाज की, समुदाय को देखिए, वहाँ के देश को, देश समाज समुदाय सबको देखिए। इससे आपको पता लग जाएगा। इसको समझने के लिए आपको क्या होगा, वहाँ की कला और संस्कृति को समझिए। जब ये देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कला और संस्कृति को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो देश समाज कैसा है, समुदाय कैसा है। ठीक है। अभिनव गुप्त ने तो यहाँ तक कहा है, इसके बारे में, कला के बारे में कहा है, कला गति बाधाधिका, ये कोड है। इसको आपको जब भी आप एग्जाम में लिखेंगे तो इसको आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है। ये वाला अभिनव गुप्त ने कहा था कि कला गति बाधाधिका। अब एक चीज और आपको समझना होगा, ये पाल काल की बात किया जा रहा है। पाल काल का काल क्या है? 8वीं से 12वीं शताब्दी की बात किया गया है। 8वीं से 12वीं शताब्दी की जब बात करेंगे तो इसके पहले मौर्य काल तो आप पढ़े होंगे, तो वहां पर आप देखेंगे कि स्तूप वहां भी बन रहा है, पिलर वहां बन रहा है, गुफा भी बन रहा है। यहाँ पर भी कुछ कार्य वैसा ही हो रहा है। यहाँ भी देखेंगे कि ये जो पाल जो शासक हैं, ये क्या कर रहे हैं? बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा को मानते हैं। तो ये भी बौद्ध धर्म को मानते हैं, तो स्तूप इनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, गुहा विहार इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चैत्य इनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो आप देखिए इसमें क्या हुआ, यहाँ पर कह रहा है कि प्राचीन काल में भी कला और स्थापत्य के एरिया जो समृद्ध था, लेकिन इसके काल में क्या हुआ, इसका और ज्यादा विकास हुआ। तो ये समझ लो कि जब ये सब कार्य होना है तो पाल वंश के शासक कौन था? सबसे पहले आप देखेंगे पाल वंश की जो स्थापना किया था 8वीं शताब्दी में गोपाल ने किया था। ठीक है। पाल वंश का जो शासक था, जो 8वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन किया था। आपने एक चीज और आपको समझना पड़ेगा कि जो पाल शासक हैं, 8वीं शताब्दी में इन्होंने किया क्या? स्थापना किया। 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में आप देखेंगे कि हर्ष की मृत्यु होती है और वहां पर त्रिपक्षीय संघर्ष होता है कनौज के पास। त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होने वाले कौन है? आप देखेंगे कि इसमें 3 क्षेत्र शामिल होते हैं, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल। ये तीनों लड़ाई करते हैं और इस तरह से एक तरफ ये जहां संघर्ष में बिजी रहते हैं, दूसरी तरफ ये शासक जो हैं अपने वास्तुकला, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने का काम निरंतर रखे हुए थे। तो एक तरह देखेंगे इन्होंने दोनों तरफ बैलेंस करने का प्रयास किया था। ठीक है। तो आप देखेंगे वज्रयान शाखा के हैं, एक तरफ हमने बोला त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा है पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट में, इसके बावजूद भी संस्कृति का विकास हो रहा है, कला का विकास हो रहा है। अब एक देखिए, पाल शासकों ने देखा कि जो हमारे पूर्ववर्ती शासक थे उन्होंने भी कई सारा स्थापत्य का कार्य किया था, स्तूप, पिलर्स वगैरह बनाए थे, गुफा बनाए थे। इन्होंने क्या किया कि कुछ इन्होंने स्थापत्य का निर्माण किया, और जो पहले कुछ स्थापत्य थे उनका उन्होंने अलंकरण किया, उनको और मजबूती प्रदान किया। इस तरह के कार्य किया गया किनके द्वारा? पाल शासकों द्वारा। तो आपको अगर देना होगा परिचय तो आप इतना दीजिएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो जल्दी से इतना लिखिएगा। कुछ चीजें आप भूलेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना चीजें कोशिश करिएगा परिचय में लिखने का। ये जो बातें कही गई है पाल शासकों के, अब पाल शासक के पहले भी कार्य हुए तो उसके बारे में बताया गया। आप देखेंगे कि भीमबेटका जो है, भीमबेटका क्या है कि मध्य पाषाण काल में बनाया गया है, शैलकृत स्थापत्य है। तो ये क्या है? एक तरह से प्राकृतिक गुफा है भीमबेटका। तो ये क्या हुआ? पाल शासक के पहले हुआ। तीसरी शताब्दी में देखेंगे मौर्य काल के समय में क्या हुआ? मौर्य काल में आप देखेंगे कि स्तूप भी बन रहा है, पिलर से भी बन रहा है। किसी काल में अशोक था, अशोक सम्राट थे, उन्होंने क्या हुआ था, नागार्जुन बराबर में और नागार्जुन की पहाड़ी में उन्होंने क्या किया? गुफा। बराबर की पहाड़ी में अशोक ने, नागार्जुन की पहाड़ी में दशरथ ने, वो अजीबकों के लिए और भिक्षुओं के रहने के लिए वो गुफा बनाया था। तो ये तो पहले से कार्य हो रहे हैं स्थापत्य के। आप देखेंगे गुप्त काल में भी आप देखेंगे कि एक नया चीज आ रहा है, उसमें सौंदर्यीकरण हो रहा है, उसका और मजबूती प्रदान किया जा रहा है, उसका विस्तार किया जा रहा है, डिजाइन नया नया आ रहा है। आप इसका एग्जाम्पल देखना है तो आपको किसको देखना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा अजंता और बाघ की गुफा को। राष्ट्रकूटों ने किसका निर्माण किया था? एलोरा गुफा का। तो कहने का क्या मतलब, पाल शासक के पहले भी इस तरह के कार्य हुए हैं। आप देखेंगे कि पाल वंश के शासकों ने कला को क्या हुआ, पाल कला को एक नई ऊंचाई प्रदान की। किस तरह से ऊंचाई प्रदान की? ऊंचाई प्रदान करने में उन्होंने क्या किया कि जो पहले से जो स्थापत्य थे उनका और मजबूती प्रदान दिया। मजबूती प्रदान करने के साथ साथ क्या किया? अलंकरण किया, कुछ नए स्थापत्य का भी निर्माण किया। इस तरह से वो चीजें की। तो क्या किया था? गोपाल ने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जो बिहार शरीफ में। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो भागलपुर में, सोमपुरम या सोमपुर महाविहार बोला जाता है, मठ भी बोला जाता है, ये बांग्लादेश में। महिपाल और रामपाल ने भी कई सैकड़ों मंदिर बनवाए थे, कुछ नगर बसवाए थे।
नालंदा विश्वविद्यालय का संरक्षण इन शासकों ने दिया था। इन सारी चीजों को आप जल्दी से समझ लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब देखिए मैंने क्या बोला, पाल शासकों के बारे में उन्होंने क्या क्या काम किया है उसको इस रूप से देख सकते हैं। हमने पाल कला के बारे में 3 भागों में डिवाइड कर दिया, स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला। स्थापत्य कला सिर्फ देखेंगे, स्थापत्य कला में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, स्तूप, महाविहार, चैत्य और मंदिर, इन सारे चार चीजों को देखेंगे। ये सब हम कल देखेंगे पार्ट 2 में, पार्ट 2 में देखा जाएगा जब एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं स्तूप के बारे में। अब देखो स्थापत्य कला में हमने क्या बोला है, एक स्तूप, महाविहार, चैत्य और मंदिर, इन सारी चीजों को देखना है। तो स्तूप में क्या देखेंगे, सबसे पहले परिभाषा समझेंगे, इसके प्रकार कितने हैं, क्यों ये महत्वपूर्ण है, संरचना कैसा है, और मुख्य स्तूप कौन कौन से हैं उसको हम पढ़ेंगे। महाविहार में क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कौन कौन से महाविहार है, कहां पर है, ये भी देखेंगे। चैत्य क्या है, ये पूजा स्थल एक तरह से है। कुछ मंदिर बनाए गए, मंदिर जो बनाए गए किस शैली के बनाए गए थे, नागर शैली, ठीक है। अब देखिए कहलगांव का जो गुफा मंदिर है ये भागलपुर में है। गया का विष्णुपद मंदिर है, वहां पर अर्ध मंडप बनवाया गया था। नालंदा का बौद्ध मंदिर है, जब आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसको यहां से जोड़िए कि देवपाल की अनुमति से शैलेंद्र शासक, कहां का, जावा का शासक था, सुमात्रा का शासक था, उन्होंने बलपुत्र देव ने, शैलेंद्र शासक बलपुत्र देव ने नालंदा में बौद्ध मंदिर बनवाया था। इसके लिए देवपाल ने कितना गांव दिया था, 5 गांव इनको दिया था, ठीक है। आप देखेंगे रामावती नगर और सैकड़ों मंदिर रामपाल द्वारा बनवाया गया था। इस तरह के कार्य मंदिर के लिए किए गए थे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब समझिए, अब स्तूप को समझना, तो स्तूप क्या है, स्तूप मूलतः क्या है कि बुद्ध और उनके शिष्यों के जो प्रयोग की गई वस्तुएं और उनके शरीर के जो अवशेष हैं उनके आधार पर स्तूप का निर्माण किया गया। और एक किस चीज का प्रतीक है, बुद्ध के ज्ञान और उनकी शिक्षाओं का प्रतीक है जो स्तूप है। और एक साथ में आपको बोलना जरूर है कि इनके अवशेषों पर उनके जो उनके द्वारा प्रयोग गई चीजें और जो उनके शिष्य हैं, उनके जो अवशेष हैं, उनकी मृत्यु का जो अवशेष बने हैं, उनके आधार पर उसी पर स्तूप बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए कि स्तूप में क्या क्या चीजों को आपको ध्यान देना है। मैं दोनों को कंपेयर कराऊंगा, इसलिए दोनों का लिया है। ये जो आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको बोलते हैं तोरण। ये तोरण जो है आपको यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, और एक इसके पीछे है, तो इसको कहते हैं, ये ऐसे देख लो, इसको बोलते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये कौन सा हो गया, ये वाला वेस्ट, मतलब पश्चिमी तोरण। ये क्या है, पूर्वी तोरण। और पीछे वाला क्या होगा, दक्षिणी, और ये आपका सामने का हो, ठीक है। तो ये मतलब तोरण है, इस तरह से बनाना है। अब ये इस चीज को देखिए, हमने बता दिया कि ये जो दिख रहा है आपको, ये दोनों सेम है, ये तोरण है। अब यहाँ पर जो दिख रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ये जो आपको दिख रहा है इसको वेदिका बोलते हैं, ठीक है। ये जो ऐसे खड़ा किया गया, यहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर भी आपको दिख रहा है, ये वेदिका है, ठीक है। आप इतना चीज समझ गए होंगे। अब आपको देखिए यहां से प्रवेश कर रहे हैं, तो यहां से आप जो प्रवेश किए तो आप क्या करेंगे, अंदर जाएंगे, अंदर आप ध्यान लगाएंगे, ध्यान लगाने के बाद ऊपर आते हैं, ऊपर करने के लिए एक परिक्रमा करते हैं। तो ये देखिए, ये जो अंड टाइप का जो एरिया दिखा हुआ है, ऐसे दिख रहा है आपको, ये जो एरिया दिख रहा है, ये वाला जो है, इसी को मेदी बोलते हैं, मेदी बोलते हैं, जिसपे अंड रखा हुआ है। ये जो हाफ सर्कल दिख रहा है, ये जो रखा हुआ है, इसको मेदी बोलते हैं। ये चीज को समझ लिए, आप समझो, यहां से ऐसे हुआ और यहां तक एक एरिया ऐसे बना हुआ रहता है। तो जो ये एरिया है, ये जो आपको गैप दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो इसको मैं जूम करके दिखाता हूं, रुक जाइए। देखो समझो, एक ऐसे हमने बनाया, इस पे हमने ए बनाया, ये बन गया अंड, इस पे बना हर्मिका। अब ये जो एरिया दिख रहा है, ये है मेदी। यहां से गैप एरिया ऐसे है, ठीक है। और इसको इस तरह से ऐसे कर लो, ये रेलिंग है, इसको वेदिका भी बोलते हैं। और ये जो एरिया दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे घूमते हैं, ऊपर से नहीं जाते हैं, इसके पीछे से जाते हैं। तो ये घूमेंगे तो ये प्रदक्षिणा पथ हो जाएगा, ये परिक्रमा पथ होता है।
तो हमने क्या बोला, ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गया। ये क्या है, अंड है, ये क्या है, हर्मिका है। ठीक है, तो ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये जो एरिया दिख रहा है ये क्या है, हर्मिका है। ये जो लंबा सा ऐसे दिख रहा है ये क्या है, इसको यष्टि बोलते हैं। और फिर देखिए ये आप लिखते जाइएगा, फिर ये देखो ये जो ऐसे ऐसे बनाया हुआ है इसको छत्र बोलते हैं। और छत्र जो है प्रतीक है श्रद्धा, सम्मान और उदारता का। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो हमने सारा कुछ लगभग बता दिया आपको, इस चीज का ध्यान रखना। इसमें किन किन मुद्दों को शामिल करना है बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। ठीक है, आप क्लियर हो गया। ये हर्मिका है, ये हर्मिका है, और ये ऊपर जो दिख रहा है आपको यष्टि और इसमें छत्र है। ये आपका तोरण हो गया वेदिका, वेदिका। आप क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है। अब क्या हुआ कि शुरू का जो स्तूप बनता था मौर्य काल में, आप देखेंगे कि जो स्तूप बनता था वो सामान्य बनता था, कच्ची ईंटों का बनाया जाता था। लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव आया। हमने बताया, हर बार बता रहा हूं कि समय के साथ इसमें बदलाव आया, इसमें अलंकरण आते गया, इसमें मजबूती प्रदान किया गया। अब पत्थरों के बनने लगे, ईंटों के, पक्की ईंटों के बनने लगे, इस तरह के कार्य होने लगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मौर्य काल से शुरू हुआ है, इसके पहले भी स्तूप बनते थे, लेकिन वो स्तूप क्या होता था, वो नॉर्मल ऐसा होता था। उस स्तूप को बस ऐसे बना के छोड़ दिया जाता था। और इसी में क्या होता था, कहीं पर रखा होता था उनका अवशेष, वो कोई भी संत हो सकते थे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि अब बुद्ध के जो अवशेष हैं विश्व के कई स्थानों पर रखा गया। विश्व इन द सेंस भारत में भी रखा गया, नेपाल में भी रखा गया। तो ये जो अवशेष थे उनको पवित्र मानकर स्तूप बनाया जाता था, हमने जो आपको बता रखा है पहले ही, ठीक है। और जो कच्ची ईंटों के बनते थे, ये सारा चीज आपको बता दिया गया, आप पढ़ लीजिएगा इसको पॉज करके। अब नेक्स्ट देखते हैं। स्तूप के प्रकार, स्तूप के प्रकार को समझना है तो पहले देखिए एक शारीरिक स्तूप है। शारीरिक स्तूप से क्या मतलब है कि जो बुद्ध और उनके शिष्य जो हैं उनके शरीर, जब उनकी मृत्यु होती है तो उनके अवशेषों पर क्या बना दिया जाता है, उनके अवशेषों पर, शारीरिक अवशेष पर क्या बनाया था, स्तूप बनाया जाता था। एक पारिभौगिक, अब एक बुद्ध भगवान है, उनके शिष्य हैं जो चीज़ें प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो कटोरा हो जिसमें वो भिक्षा मानते हो, चाहे वो जो चप्पल पहनते होंगे, जो अपने पैरों में पहनते होंगे, जो चीज़ें पहनते होंगे, उन सारी वस्तुओं के आधार पर क्या बना दिया गया, उन्हीं वस्तुओं को लाकर उसको पवित्र मानकर उन वस्तु को आधार बनाकर स्तूप बना दिया गया। उद्देश्य का स्तूप बनाया गया। उद्देश्य का स्तूप क्या होता था कि जैसे बुद्ध भगवान क्या हुआ कि जब पहले उन्होंने ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनके आधार पर इस तरह के आधारों पर एक स्तूप बना दिया गया। आप देखेंगे पहली बार सारनाथ में जब उन्होंने धर्मचक्र परिवर्तन पहली बार उपदेश दिया, तब वो भी एक बड़ा कार्य था, वो भी एक उद्देश्य का काम हुआ। तो ये देखेंगे ऐसी ऐसी चीज़ों के आधार पर भी क्या हुआ, स्तूप का निर्माण किया गया, जब उनका कुछ जीवन में नया चीज बदलाव आया। संकल्पित क्या हुआ, जैसे हम बोलते हैं ना कि कहीं मंदिर वगैरह में जाते तो बोलते हैं भगवान बस किसी तरह मुझे मेरा नौकरी लगवा दो, 4 लड्डू चढ़ाने आऊँगा। इसी तरह क्या होता है, बौद्ध धर्म को मानने वाले भी कई ऐसे श्रद्धालु थे जो मानते थे कि उनकी मान्यताएं अगर पूरा होती है तो हम स्तूप का निर्माण करवाएंगे। तो ये लोग जो बनाया जाता था ये भक्तों के द्वारा लगाया जाता, श्रद्धालुओं द्वारा बनवाया जाता था, लेकिन ये छोटे आकार के होते थे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसका महत्व क्यों है, इसका महत्व क्यों है। सबसे पहले बुद्ध के अवशेषों को मूलतः कई स्थानों पर पाया गया। आपको नाम अगर बताना होगा तो मगध, वैशाली, राजगिरी, कुशीनगर, पावापुरी, साक्षी, सारनाथ, इस तरह के नामों को आप ले सकते हैं। और लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पाल काल में बना, ये तो अशोक के समय में ही बनने लगा था। लेकिन इस समय आगे कई सारे स्तूपों में क्या हुआ, जो इस क्षेत्र में चूंकि पाल का शासकों का जो एरिया था बंगाल और बिहार का था, जो बंगाल और बिहार का एरिया में जो ये चीजें थी उनको इन्होंने अलंकरण किया, उनको मजबूती प्रदान करने का काम किया, ठीक है। अब देखेंगे कि स्तूपों का जो बौद्ध धर्म को मानने वाले क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी प्रासंगिकता क्यों है। आज भी प्रासंगिकता इसलिए है कि सबसे पहले ये मध्यम मार्ग पर चलते हैं, शांति का रास्ता अपनाते हैं, एक तो ये चीज हुआ। दूसरा चीज ये है कि ये माना जाता था जो राजा स्तूप बनाते थे उनको माना जाता था उनके शक्ति का प्रदर्शन होता था, इससे शक्ति का प्रदर्शन होता था, क्या होता था, शक्ति का अधिकार उसका प्रतीक बनता था। इस तरह से आप देख सकते हैं। और लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो स्तूप जो बनते थे ऐसा नहीं कि सिर्फ बौद्ध धर्म मानने वाले लोग ही वहाँ जाते थे, अन्य धर्म के लोग भी वहाँ जाते थे। जैसे मैं हो सकता है कि बोध गया जाऊँ तो मैं वहाँ का
स्तूप भी देखूं, सारनाथ जाऊं तो वहाँ के स्तूप भी देखूं, उसमें मुस्लिम भी जा सकते हैं, ईसाई भी जा सकते हैं, कोई भी जाने के लिए किसी को मनाही नहीं होती। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को आप समझिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब एक चीज देखो, हमने स्तूप की जब बात की थी, हमने नॉर्मल क्या बोला कि ये स्तूप का हमने जब निर्माण किया, इससे मैं एक सिर्फ एक ग्राफ बना रहा हूं, आप देख लेना। इस तरह से स्तूप बनते हैं। यहां पर क्या हुआ, इस तरह से स्तूप बन रहे थे। तो इसको क्या हमने बोला था, एक चीज देखो, जब तोरण द्वार बोलना होगा तो क्या हम इसको बोल सकते हैं तोरण द्वार, हमने पीछे पढ़ा था। वेदिका, क्या हम इसको वेदिका बोल सकते हैं, क्या इसको वेदिका बोल सकते हैं, जो हमने पीछे देखा है। मेधी, जिसपे ये रखा हुआ है, ये जो एरिया है ये मेधी है। परिदक्षिणा पथ, हमने बोला था कि मेधी और इस एरिया के बीच में जो एरिया है, जो हम घूमते हैं चारों तरफ, वो परिदक्षिणा पथ है। गुंबद आप देख ही रहे हो कि ऐसे रखा हुआ है। हर्मिका क्या है, हमने बताया था कि ये जो एरिया है ये हर्मिका है, यहाँ पर पवित्र जो अवशेष होते हैं, जो भी इस तरह का भी स्तूप बना रहे हैं, उसके पवित्र चीज को वहां रखा जाता है। यष्टि हमने बताया कि जो लंबा सा दिख रहा है, ये जो दंड है ये यष्टि है। छत्र, हमने बोला कि ये जो एरिया है, ये जो 3 छत्र दिख रहा है, ये क्या है, छत्र है, जो श्रद्धा, समानता और उदारता का प्रतीक है। इन सारी चीजों को आपको एग्जाम में बताना है जब स्तूप के बारे में स्पेशली पूछे तो। अब देखो बनाने का तकनीक क्या था, देखो पहले क्या था, हमने बताया था कच्ची ईंटों को बनाते थे, फिर पत्थर, प्लास्टर, इस तरह की चीजों को हम प्रयोग करने लगे। पत्थर, मिट्टी, प्लास्टर आदि चीजों का हमने प्रयोग किया गया, पकी हुई ईंटों का प्रयोग करने लगे। इसमें क्या होगा कि इसमें धीरे धीरे क्या हुआ कि इसमें बुद्ध की शिक्षाओं को, चीजों को शामिल किया जाने लगा। हमने क्या बोला कि नई नई चीजें शामिल करने लगे, जो अशोक के काल में अलंकरण नहीं होता था, आने वाले समय में जो बुद्ध से जुड़े जो चीजें थी उन्हीं का चित्रकारी किया गया, मूर्ति बनाया गया और स्तूप पे आगे इसको द्वार पे लगाया जाने लगा। इस तरह की चीजों को देने के लिए और साथ ही इसका टिकाऊपन को बढ़ाने का प्रयास किया गया। ठीक है, प्रमुख स्तूप कौन से, प्रमुख स्तूप को समझने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पाल शासकों द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन पाल शासक ने कुछ नए नए इसमें कुछ क्या होता है, जो संरक्षण देने का संरक्षण दिया था, और कोई उसमें कुछ टूट फूट है तो उसको बनवाने का प्रयास किया था। ठीक है, तो देखो महाबोधि स्तूप, यहाँ पर क्या हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ सबसे बोध ज्ञान में। जेतवन स्तूप, यहाँ पर उन्होंने क्या हुआ था, 14 वर्षा ऋतु निवास बिताया था, शिक्षण और ध्यान यहीं पर किया था। धम्मे के स्तूप में पहली बार क्या था, धर्म पहला उपदेश दिया था। विश्व शांति स्तूप क्या, विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए कहाँ बनाया गया था, ये राजगीर में बनाया गया था। ये भारत का सबसे ऊंचा स्तूप है। रत्नागिरी स्तूप उड़ीसा में, आप देखेंगे 6वीं शताब्दी में गुप्त राजवंश द्वारा ये बनाया गया था। देखिए मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पाल शासकों ने बनाया था, लेकिन इस तरह के प्रमुख स्तूप है जो आपको ध्यान में रखना। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में, इसका निर्माण क्या ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में सातवाहनों द्वारा किया गया था। आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरह की चीजों को ध्यान रखिए जो पीटी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए महाविहार क्या है, महाविहार क्या है, इसमें क्या होता है, हमने पीछे बताया था कि नालंदा जो विश्वविद्यालय है, एक तो तक्षशिला, सोमपुरी, उदंतपुरी, इस तरह के विश्वविद्यालय का आपने नाम सुना ही। नालंदा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने बनाया था गुप्त काल में, लेकिन ये जब इनका जो खंडर हुआ थोड़ा, तो इसको संरक्षण देने का काम किया कौन, पाल शासकों ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और ये जो आपको दिख रहा है ये कहाँ का है, ये विक्रमशिला का ही है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का ही एक पार्ट है। तो इसको समझिए। महाविहार क्या होता है, ये बौद्ध शिक्षा और संस्कृति का एक केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। सोमापुरा महाविहार भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विहारों और मठों में से एक है। 1985 में इसको यूनेस्को का द्वारा इसको हेरिटेज घोषित किया गया। यह इस्लाम पूर्व बांग्लादेश, जब बांग्लादेश नहीं बना था उस समय से ये प्रसिद्धि पाया हुआ है। साथ में समझिए कि महाविहार में होता क्या था, इसमें बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था, शिक्षा केंद्र होता था और निर्माण किया। साथ ही जब विक्रम विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो वहां देखेंगे कि विश्वविद्यालय में कई मंदिर मिलेंगे आपको, विद्यालय मिलेंगे, पाल युगीन स्मारक भवन, उसके अवशेष खुदाई से प्रकट हुए। इस चीज का ध्यान रखना है। विशेषताएं क्या है, इसमें क्या होगा, एक खुला आंगन होगा। इसमें क्या होता है, एक खुला आंगन होता है, और खुला आंगन के अलावा उसमें क्या होता है, आंगन के पीछे बरामदा होगा, बरामदा के पीछे कमरे होंगे, और कमरे के पीछे कुछ कमरे ऐसे होते हैं जो 2 मंजिला होते हैं, कुछ और पक्की ईंटों से निर्मित होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप जब गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसको बनाने का एक ऐसा तरीका है, क्या हो सकता है ऐसे कर लीजिए,
इस तरह से ही है। तो कहने का मतलब है कि इसी तरह से पहले क्या होगा, खुला आंगन है, खुला आंगन के पीछे बरामदा है, बरामदा के पीछे हो सकता है कि एक और ऐसा बना हुआ है, ऐसे कमरा बन जाते हैं कि 2 तल्ला होंगे या 2 मंजिला जो बोले, उसके लिए सीढ़ी भी बने होते थे। तो इस तरह से महाविहारों का निर्माण करवाया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो, एक चैत की बात करते हैं हम। चैत भी इसके पाल शासकों के समय में बना था। चैत क्या होता है, यह एक पूजा स्थल है जो मूलतः बौद्ध धर्म से जुड़ा होता है। इस काल में पूर्ववर्ती चैत की परंपरा है और अधिक विस्तार हुआ। मतलब कहने का मतलब है, हमने बोला कि चैत का निर्माण पहले भी हुआ पाल शासकों के, जो भी स्थापत्य यहाँ पर हम देख रहे हैं पाल शासकों में, पहले भी काम हुआ, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इसका विस्तार हुआ, उसकी मजबूती प्रदान की गई। आप देखेंगे इस समय का जो मंदिर बनते थे वो क्या, अब देखो चैत कैसे बनता है, इसका ध्यान रखो, ऐसे बनाओ आराम से, आज वो कुछ नहीं, बस जोड़ते जाओ। देखो इसी तरह का बनता है, एकदम अंदर तक होता है। यहीं पर चैत आते हैं, आप पूजा लोग ध्यान लगाने के लिए आते हैं। ठीक है, अब देखेंगे मंदिर की बात करो। मंदिर में क्या होता है, बौद्ध धर्म को मानते थे सबसे पहले पाल शासक, लेकिन इतने सहिष्णु थे कि दूसरे धर्म के देवी देवताओं को भी संरक्षण प्रदान करते थे, नया मंदिर बनवाया जाता था। तो एक मंदिर का ऐसा ही जो मंदिर बनते थे वो किस शैली के बनते थे, नागर शैली के। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। आपको मैंने पीछे बताया कि मंदिर के बारे में कैसे कैसे कौन निर्माण करवाया गया है, तो आप पीछे वाला एरिया देखिएगा, वही सारा चीज यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, तो वीडियो में आज जो स्थापत्य वाला एरिया था इतना ही था। आज के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा तो देखिए, शेयर करिए और लाइक करिए जरूर। थैंक यू सो मच।